पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार ने जो साफ कर दिया है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम अपनाएंगे, तो भारत सरकार के इस पहल को, इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई स्वतः निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है। अपने आप को कहाँ ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया भारत सरकार ने कि इसके अलावा और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि जो भी आपने दिखाया अभी और जो भी सूचनाएं आ रही हैं उससे बहुत अत्यंत दुख होता है। लेकिन क्या हम ये जानते नहीं थे? क्या इतने दिन से हमने अफ़गानिस्तान में जाकर विकास का काम किया, अफ़गानिस्तान में जाकर हमने स्कूल कॉलेज बनवाए, अफ़गानिस्तान में हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ सलमा डैम बनवाया, वहाँ पर बिजली के तार लगवाए। क्या हम जानते नहीं थे कि अगर इस समय जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, जो जैसी भी बनी है, वो चरमरा जाएगी अगर इनको हम लोगों ने सब ने इनका साथ नहीं दिया और इनके साथ नहीं खड़े रहे। तो जहाँ हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, वहाँ कुछ हमारा अधिकार था अमेरिका पर कि अमेरिका कुछ तो हमें बताता, कुछ तो समझाता, कुछ तो हमारा परामर्श लेता, कुछ तो हमारी बात समझने की कोशिश करता। और एक व्यवस्थापूर्ण अगर वहाँ से विड्रॉल होता, कब होता, कैसे होता, इस पर सब पे चर्चा होनी चाहिए थी। क्या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया? सच्ची बात यह है कि अभी तो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके सामने रखे हैं, उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं। और मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि तत्काल वो हर एक बात का जवाब नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। लेकिन तब भी ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम लोग लगता है कि बिना तैयारी के आज यहाँ खड़े हैं और जो कुछ भी हमने पिछले 5-10 सालों में किया है वो सब समाप्त हो गया, वो सब नष्ट हो गया। बहुत अत्यंत दुख का विषय है। और उसी के साथ साथ जो आज त्रासदी का सामना देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो है। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि जो आज का तालिबान है, क्योंकि 20 साल पहले हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से क्रूरता वो करता था, कत्लेआम मचाता था, आज के तालिबान से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए? आपको लगता है ऐसा? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि बातचीत करनी चाहिए। इस पर निर्णय सरकार को करना होगा। सरकार ने जाकर और दोहा में बातचीत करने का प्रयास किया था और शायद उनको सही प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, रिस्पांस नहीं मिली। लेकिन अब सरकार अगर बताएं कि आखिर दूरी कितनी है, कैसी है, और बात करने में कोई हमारे लिए कोई त्रुटि या हमारे लिए कोई बेबसी ना लोग समझ बैठे, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के करने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि जो सरकार कह रही है उससे ज़्यादा और हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य है और जो भी अभी हाल का इतिहास है, पिछले 1-2 वर्षों का या कुछ माह का इतिहास है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन अब जो होगा सो होगा, उसको साथ झेलना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अगर साथ झेलना है तो हमको एक साथ तो आना होगा ना, आना होगा। ये नहीं हो सकता कि इस देश में कुछ लोग तालिबान कहेंगे कि तालिबान अब ठीक हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि तालिबान कभी ठीक नहीं हो सकते। हमको एक सामूहिक राय बनानी होगी इस पर। बिल्कुल। लेकिन भारत में ही सर बहुत से ऐसे देश है जो कि तालिबान को गुड तालिबान कहते हुए भी नजर आते हैं। तो गुड तालिबान, बैड तालिबान पर आपका तर्क क्या है? आपको लगता है कि तालिबान भी अच्छा हो सकता है? देखिए, अच्छा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कहते हैं गुड तालिबान, उनका क्या अनुभव है? उनका क्या अनुभव है? वो जाके काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर कह सकते हैं कि गुड तालिबान है? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो आज जो भी अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है, हाँ ये ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये कहा कि हम द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने कहा है। लेकिन जिसके गले पर छुरी है या जो इस समय दबाव में है या आज जो सहमा हुआ है और जो आज भयभीत है, उसकी भावना हमको समझनी पड़ेगी ना। हम यहाँ दिल्ली में बैठकर ये कहें कि गुड तालिबान हैं, उसके कुछ संकेत दिख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक बहुत समझदारी की बात होगी। जी
सर, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी हरकतों से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान का जो गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है, आपको लगता है कि इससे भारत को खतरा है? देखिए, जो भी हमारे साथ नहीं है या जो भी हमारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखता है और जिसका भी अनुभव हम लोगों का बहुत बहुत कष्टपूर्ण अनुभव रहा है, उसका अगर कहीं से भी उसकी ताकत या उसकी शक्ति बढ़ती है तो वो हमारे लिए कोई अच्छा विषय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने ये कहा कि अभी तो हर चीज़ समझ लेना और कह देना ये संभव नहीं है। रूस से हमारी बात हुई तो क्या निकला, चीन से हमने अब बात करने की स्थिति छोड़ी है कि अभी भी चीन से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम ईरान से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हम तुर्की से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने तो अपने आप को ऐसा बांध दिया है कि हम कहीं के रह ही नहीं गए। और हमारा इतना बड़ा योगदान था अफगानिस्तान में और हमारा इतना बड़ा लंबा संबंध था अफगानिस्तान के साथ, और आज हम सुरक्षा परिषद में आज अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। और ये सब होने के बाद कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा, कोई हमें पुकार नहीं रहा, कोई हमारे पास आ नहीं रहा। तो ये सब जब समझ में आएगा तभी और कुछ कह पाएंगे। सर, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया है कश्मीर को लेकर कि तालिबान लड़कर कश्मीर उन्हें दिलाएगा। तो ये इमरान खान जो लगातार कश्मीर पर पैठ बनाते हुए नजर आते हैं, जो लगातार बयानबाजी देते हैं, ये किस तरीके का ख्याली पुलाव है? देखिए, उनके पास है क्या और अब मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अपने देश में अगर हम उस राजनीति को अपनाएंगे जिस राजनीति में हम विकास की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोगों को समान अवसर देने की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे, अगर ऐसी राजनीति को हम यहाँ पर सराहना देंगे और या ऐसी राजनीति को समर्थन देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारे जो संविधान में दिए हुए बड़े स्पष्ट रास्ते हैं कि हमें इस देश को कैसे चलाना है, हम उसको मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये हमारा गर्व है इस बात का और हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ जिनके पास ना ऐसी सोच है, ना जिनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ना जिनके पास ऐसा इतिहास है, ना ही जिनके पास कोई काम है ऐसा जो वो अपने लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। तो वो यही कहते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी और के घर में कोई ना कोई चीज़ बताते रहेंगे कि ये खराब है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है, वो बुरी है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये मजबूरी भी हो जाती है इमरान खान के लिए कश्मीर का राग लगातार अलापते रहे। लेकिन सर, जिस तरीके से कल काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके हुए, एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुश्किल है कहना, हम लोग बहुत दूर हैं, मुश्किल है कहना। और उसमें भी ये हम ना भूलें कि वहाँ तो एक सिविल वॉर की स्थिति है। कौन तालिबान के साथ है, कौन तालिबान का कौन सा पक्ष कुछ चाहता है, कोई और पक्ष क्या चाहता है, कौन कैसे बटा हुआ है, कौन वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, कहाँ हक्कानी है, कहाँ पर दूसरे गुट के लोग हैं। तो ये तो बात जब थोड़ा समय निकल जाएगा और हम तक ये सूचनाएं पूरी पहुंच पाएंगी तब हम इस पर कोई समीक्षा कर सकते हैं। आज तो ये समीक्षा करना संभव नहीं है। सिर्फ आज यही कहा जा सकता है कि जो भी हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। लेकिन सर, लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि तालिबान और ISIS एक हो चुका है और इन दोनों का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान में है। तो ऐसे में ये बड़ी साजिश हो सकती है अफगानिस्तान में वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए, वहां पर डर पैदा करने के लिए कि देखिए अगर आप अफगानिस्तान छोड़ेंगे तो इसी तरीके से धमाके होंगे, इसी तरीके से कत्लेआम होगा। ये बात तो सही है, ये बात सही है और इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमारा कितना विश्वास था अमेरिका पर? क्या अमेरिका 2 मिनट रुककर हमसे बात भी नहीं कर सकते थे? जाने से पहले हमें समझा नहीं सकते थे, हमें बता नहीं सकते थे क्या व्यवस्था बना के जा रहे हैं? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जिसको दोस्त मानते हैं, जिसका हमने साथ दिया है, जिसको हमने सामरिक समझौते जिससे किए हैं, जिसके साथ हम चलना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो हमारा जोड़ है दोनों का, उसके बाद हमको ये दिन देखना पड़ा है। हमें कुछ नहीं मालूम था कि ऐसा होगा।
अमेरिका से तो ये संदेश मिलता रहा कि नहीं, तालिबान नहीं टेक ओवर कर पाएंगे। एक हफ्ते पहले तक वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। जी। अब आज क्या है, आज राष्ट्रपति क्या कह पाएंगे बेचारे, आज क्या कर पाएंगे बेचारे। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि हम कोई समाज सुधार के लिए नहीं गए थे, हम तो आतंकवाद से लड़ने के लिए गए थे। तो आतंकवाद तो आज आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आज वो गरीब लोग जो काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आज आतंकवाद का शिकार वो हो रहे हैं, और पहले आतंकवाद का शिकार अमेरिका हुआ था। हम तो रोज़ आतंकवाद के शिकार होते हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे अनुभव को पहचानना चाहिए था, हमसे कुछ बात तो होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी कि जितनी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर जो पहले सरकार थी उसकी थी, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की हो जाती है, क्योंकि लगातार इनपुट्स भी वहाँ के इंटेलिजेंस को मिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से फेलियर यहाँ पर नजर आया। तो ऐसे में जवाबदेही अगर किसी की तय होती है तो उस कड़ी में सबसे पहले अमेरिका ही होगा। यकीनन अमेरिका होगा। हमारी तो जवाबदेही नहीं हो सकती, हम तो वहाँ नहीं थे फौज लिए हुए। बिल्कुल। तो जवाबदेही तो उन्हीं की होगी। लेकिन तब भी जब ऐसी बड़ी घटना घटती है तो कोई अपने कपड़े झाड़कर अलग नहीं हो सकता। हम सबको जवाब देना होगा, हमको अपनी आत्मा को जवाब देना होगा कि जो हुआ है क्या इसमें हम कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे, क्या हमको इसके बारे में कोई वार्निंग पहले से देनी चाहिए थी, क्या हमें नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। इन सब पर कम से कम हमको अब तो विचार कर लेना चाहिए। सर, आपको लगता है कि इस धमाके के बाद भारत का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार जारी है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो पहल की जा रही है, विमान वहां पर पहुंच रहे हैं, उस पर अब धक्का लग सकता है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि वो अलग थलग नहीं होना चाहेंगे। जो लोग भी आज वहाँ पर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया से अलग थलग नहीं हो पाएंगे। थोड़ा कष्ट अवश्य होगा, कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास और इस कठिनाई से कैसे पार पाएंगे अफगानिस्तान के लोग, बाकी कंट्रीज, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है